मैं सिर्फ औरतों की मालिश करता था। मुझे ज्यादातर वो आंटी मालिश के लिए बुलाती थी जिनके शौहर बाहर मुल्क काम के लिए गए हुए हो, लेकिन मैं जिस आंटी की भी एक बार मालिश कर देता वो मेरी दीवानी हो जाती थी और फिर मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी। मगर इस बार जब मैं 30 साल खूबसूरत आंटी की मालिश कर रहा था तो मैं थोड़ा नीचे से। मेरा नाम नासिर है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। मेरी बीवी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेशन होना है। मुझे इसकी इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह 10 लाख रुपए जमा नहीं हो सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक मामूली सा स्कूल टीचर था और शाम के वक्त बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता था। अलबत्ता मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए बड़े बड़े कॉलोनी में जाता था ताकि अच्छी तनख्वाह मिल सके। ये भी एक ऐसी ही शाम थी जब मैं वाबरा टाउन के इलाके में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर उसके घर से निकला तो बराबर वाले बंगले से गाड़ी तेजी से बाहर निकली और मेरे करीब आकर रुक गई। मैं चौंक कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के बजाय उस सफेद गाड़ी की तरफ देखने लगा। इससे पहले भी 2-4 दफा मैंने ये गाड़ी देख रखी थी, इसलिए इतना तो मुझे अंदाजा था कि ये गाड़ी इस बंगले में रहने वाले किसी शख्स की है। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक 30 साल औरत ने गाड़ी में से झांक कर मेरी तरफ देखा था और इशारा गाड़ी में बैठने का किया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। ऐसे कैसे मैं किसी अनजान औरत के बराबर में बैठ सकता था। फिर ख्याल आया कि हो सकता है इससे पता हो कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसके लिए ही मुझसे बात करना चाहती हो। मैं फौरन दूसरी तरफ से जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं खुद भी चाहता था कि मुझे और भी ट्यूशन मिल जाए। फिर वाबरा टाउन में तो ट्यूशन के तो पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते थे, जबकि किसी इलाके में अगर मैं पढ़ाने चाहता तो बहुत कम फीस मुझे दी जाती थी। इसलिए मैं चाहता था कि मुझे इसी इलाके में ट्यूशन्स मिल जाए ताकि एक ही जगह से मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। यही सोचकर मैंने उसकी गाड़ी में बैठना मुनासिब समझा था। इस फैशन ज़दा औरत ने सर से पांव तक मुझे देखा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। आहिस्तगी से कहने लगी, तुम यहाँ पढ़ाने आते हो? मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया। मेरे दिल को उम्मीद हो गई थी कि यकीनन मुझे कोई ना कोई काम देगी और इस तरह मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी। बीवी की रोजाना की दवाइयों पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा था। फिर मेरी माँ की तरफ से भी मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उसके मायके भेज दूं, उसके इलाज के पीछे खुद को हल्का ना करूं, जबकि मेरी मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मैं मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का साथ छोड़ देता। हमारी पसंद की शादी थी। बड़े जतन करने के बाद मैंने अपनी बीवी से शादी की, क्योंकि मेरी माँ मेरी पसंद की शादी के लिए तैयार नहीं थी। और अब शादी के बाद हालात कुछ इस तरह से बन गए थे कि मेरी माँ के लिए मेरी बीवी को मुझसे दूर करना आसान हो गया था। वो बार बार मुझ पर तलाक के लिए दबाव डाल रही थी और मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ को समझा रहा था कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे किसी भी तरह अपनी बीवी को ठीक करना था, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। वो 30 साल औरत अपनी तेज आर पार होती नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, जरूरतमंद लगते हो, क्या कोई परेशानी है? पहले तो मैं खामोश हो गया, फिर आहिस्तगी से बोला कि जी परेशान तो हूँ, पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाना मेरा शौक भी है और प्रोफेशन भी, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। वो कहने लगी, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने फौरन सीने पर हाथ रखा और कहा, मैडम अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मैं हाजिर हूँ। आप जब भी जो वक्त कहेंगी मैं आ जाऊंगा। मुझे लगा था कि शायद अपने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे रखना चाहती हैं, क्योंकि वो चेहरे से ही शादीशुदा मालूम हो रही थी। उसने आहिस्तगी से सर नफी में हिलाया और कहने लगी, मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें बतौर टीचर नहीं रख सकती। अलबत्ता कोई और नौकरी जरूर ऑफर कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा और फिर मैंने हैरत से कहा, जी कैसी नौकरी? मैंने तो आज तक हमेशा स्कूल टीचिंग ही की है, मुझे किसी नौकरी का कोई तजर्बा नहीं है। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, तुम जवान मर्द हो, शादीशुदा भी लगते हो, दिखने में खूबसूरत जवान भी हो, तुम्हें ये काम सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बखूबी आता होगा। शादीशुदा हो ना तुम? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने फौरन सर हाँ में हिलाया और कहा, जी 2 साल हुए हैं मेरी शादी को। वो कहने लगी, यूँ समझ लो कि जिस तरह तुम ट्यूशन पढ़ाने आते हो ना, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ, इसी तरह ये काम भी तुम्हें ऐसे ही करना है। इससे भी अगर तुम बहुत लगन और मेहनत के साथ करोगे ना तो बहुत तरक्की मिलेगी।
खूब कामयाब होगे और तुम्हारी पैसे की ज़रूरत को भी मैं पूरा कर दूंगी। मैंने फौरन कहा, जी मैडम, अगर मुझसे हो सका तो मैं आपका काम ज़रूर करूंगा। दरअसल मेरी बीवी बहुत बीमार हो गई है। शादी के बाद पता चला कि उसे कैंसर है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के जरिए इसका ब्रेन ट्यूमर निकाला जा सकता है। मेरी बीवी सही हो सकती है अगर इसका इलाज हो जाए तो, और इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने परेशानी के आलम में इस औरत को सारी बात कह डाली और आहिस्ती से मुस्कुराते हुए वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी खूब मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरे पास नौकरी कर लो तो। मैंने कहा, मैडम बताइए क्या नौकरी है। मेरे दिल में एक आस सी बन गई थी कि शायद कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसकी वजह से मैं 4 पैसे ज्यादा कमा लूं। मेरा हाल तो ये था कि अगर कोई मुझे खड्डा खोदने का कहता तो मैं वो काम भी करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता। अस्मा की जिंदगी की खातिर तो मैं अपना आप ही बेच सकता था। वो औरत आहिस्ते से कहने लगी, रात 9 बजे मेरे बंगले पर आ जाना, तो मैं सारा काम तफसील से बता दूंगी और तुम्हारी तनख्वाह वगैरह भी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से घड़ी की जानिब देखा और शाम के 6 बज रहे थे। उसने मुझे रात के 9 बजे बुलाया था, लेकिन मैंने इनकार ना किया और कहा, जी ठीक है, मुझे 3 ट्यूशन और पढ़ानी है, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और कहने लगी, अभी मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, वरना अभी बात कर लेती। मैंने कहा, कोई बात नहीं मैडम, मैं रात को ही आ जाऊंगा। और फिर मैं उसकी गाड़ी से उतरकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वापसी के लिए रवाना हो गया। मैंने 3 जगह और ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में वो 30 साल औरत चल रही थी। वो औरत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, सांवली रंगत की मालिक थी और दिखने में 2 बच्चों की माँ भी लग रही थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। तो फिर वो भला मुझसे क्या मदद लेना चाहती थी। काफी देर तक मैं सोचता रहा कि मुझे कौन सा काम ऑफर करेगी, तनख्वाह मुनासिब होगी या नहीं। फिर मुझे ख्याल आया कि ज्यादातर अमीर औरतों को इंग्लिश बोलने का शौक होता है। हो सकता है वो मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए रख ले, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का भी काम करता था। काफी सारे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे और साथ साथ उम्मीद की किरण भी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर नौकरी अच्छी हुई तो भले ही वो कितने घंटे की नौकरी क्यों ना हो, मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरी बीवी को मेरा वक्त नहीं बल्कि मेरे पैसे की जरूरत थी। उसे हर हाल में इलाज चाहिए, क्योंकि जब जब उसे सर में ठिसें उठती तो वो अपना सर दीवार से टकराने लगती। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। जिस लड़की से मैंने अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की थी, वो अपनी जान की बाजी हारने वाली थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। बस मैं किसी तौर पर उसे खोना नहीं चाहता था। मेरी बीवी के घर वाले भी इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकते, और मेरी माँ इसी वजह से बार बार मुझे कह रही थी कि इसे तलाक दे और दूसरी शादी कर ले। तू अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियां मोल ना ले, इसकी वजह से तो सुबह से शाम तक पढ़ा पढ़ा कर थक कर मरने लगता है और इसके बावजूद भी इसका इलाज नहीं हो पाता। ये सर के दर्द से अलग घर में हगामा डाल कर रखती है। दरअसल मेरी बीवी को जब भी सर का दर्द उठता तो वो चीखें मारने लग जाती थी। मेरी माँ जो पहले ही मेरी शादी पर खुश नहीं थी, अब तो पूरी तरह से खुलकर मेरी बीवी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। मुश्किल के इस वक्त में जहाँ मुझे मेरी माँ की दुआओं की जरूरत थी, वहां मेरी माँ ने दुश्मनों की तरह मोर्चा संभाल लिया था और मेरी जिंदगी में मजीद टेंशन बढ़ गई थी। ट्यूशन पढ़ाकर मैं फारिग हुआ तो तकरीबन 9 बज चुके थे। वाबरा टाउन का इलाका काफी दूर था, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ानी शुरू कर दी और फिर उस औरत के बंगले पर पहुंच गया। चौकीदार ने मुझे देखते ही सीधा ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने मुझसे मेरा तारुफ भी ना पूछा था। शायद मेरे आने की खबर पहले से ही चौकीदार को थी। कुछ देर के बाद वो औरत इंतहाई खूबसूरत सी नाइटी पहने, ढेर सारा मेकअप किए मेरे सामने सोफे पर आकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर भी वही मध्यम सी मुस्कुराहट थी। कहने लगी, अपना नाम तो बताएं। मैंने तो आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। मैंने जल्दी से उसे बताया कि मेरा नाम नासिर है और मैं बराबर वाले बंगले में बच्चों को काफी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगी, जी मैंने आपको आते जाते देखा है, इसलिए आपसे वाकिफ हूँ। चौकीदार ने ही मुझे बताया था कि आप उनके बच्चों को पढ़ाने आते हैं, लेकिन आपका नाम मालूम नहीं था।
खैर अब तो हमारी अच्छे तरीके से जान पहचान हो जाएगी। वो अपने सोने की कंगन से मुस्तकिल खेलते हुए मुझसे बात कर रही थी और मैं सर से पांव तक उसकी अमीरी को देख रहा था। इस घर और आलीशान बंगले को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस औरत के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। उसने गले में तकरीबन 3 सोने की चेनें पहन रखी थी और वो सब काफी मोटी मोटी थी। इतना सारा सोना तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा था जितना वो घर में पहन कर बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा, मैडम बताइए आपने मुझे किस मकसद की बुलाया है। उसने एक नजर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर डाली, इर्द गिर्द कोई भी नहीं था और फिर वो उठकर मेरे ही सोफे पर चली आई। मेरे बराबर में बैठ गई और बहुत धीरे से उसने जो बात कही वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उतनी ही देर तक मैं फटी फटी निगाहों से उसे देखता रहा और घबरा कर खड़ा हो गया। मैडम ये आप क्या कह रही हैं? अरे बैठ जाओ, किस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने सामने ही बिठा लिया। कहने लगी, 24 घंटे की नौकरी है, तुम जब अपने घर जाना चाहो मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगी, बस तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी और रोज़ मेरी मालिश करनी होगी। मैंने बेयकीनी से उस औरत को देखा जो काफ़ी समझदार और बाशऊर भी लग रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो। मैं बस फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आहिस्तगी से मेरी जानिब झुकी तो उसके महंगे परफ्यूम ने मेरे हवासों को बेकाबू कर दिया। वो धीमे से कहने लगी, मेरा शौहर किसी काबिल नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, इसलिए वो अपनी कमी को छुपाना चाहता है और किसी को भी बताना नहीं चाहता कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मजबूरियों की वजह से मैंने दुनिया के दिखावे के लिए ये शादी कर ली, क्योंकि वो मेरे घर वालों को सपोर्ट करता था। लेकिन अब हमारी शादी को 7 साल होने वाले हैं और तन्हाई मुझे मारने लगी है। मेरे शौहर को भी मेरी हालत का अंदाजा है, इसलिए उसने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी है कि मैं जैसे चाहूँ अपने लिए रख लूँ। तो मैं उसकी इजाजत से इसलिए नौकरी पर रख रही हूँ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। मुझे तुम जैसा जवान मर्द ही चाहिए जो मेरी ख्वाहिशों को पूरी तरह से मुकम्मल कर सके। मैं बहुत अरसे से अधूरी हूँ और अब मज़ीद ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती और फिर मुझे बच्चों की भी जरूरत है। मैं कब तक यूं ही तन्हा रहूंगी? मेरा शौहर मेरे काबिल नहीं है, ये बात सिर्फ मैं और मेरा शौहर ही जानते हैं और आज मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें बता रही हूँ। तुम जितनी तनख्वाह कहोगे तुम्हें मिल जाएगी। बताओ तुम्हें स्कूल और ट्यूशन पढ़ाकर क्या मिलता है? उतनी ही तनख्वाह मैं तुम्हें दे दूंगी और इलादा से भी बहुत सारा पैसा दूं। तुम्हारी बीवी का सारे इलाज भी मैं खुद ही करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी ख्वाहिश को मेरी मर्जी के मुताबिक पूरा करना होगा। मैं जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है और ये भी समझ सकती हूँ कि तुम अपनी बीवी के लिए किस कदर परेशान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये परेशानी दूर कर दूं। तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो और मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी को मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो मंसूर है क्या? उसने बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखा था और मैं बस उसे देखता ही रह गया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे इस काम के लिए तलब कर रही होगी। मैं तो किसी औरत के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी ख्वाहिशात मेरे आगे रख दी थी जैसे कोई गलत बात ना हो, जबकि मैं तो इसकी बात सुनकर ही सर से पांव तक कांप उठा था। पहले ही अपने मसाइल की वजह से मेरा जहन मफलूज हो चुका था। बीवी की बीमारी ने मेरे होश उड़ाए हुए थे। मेरे पास दवाई के पैसे तक नहीं थे और यही सोचकर मैं यहाँ तक आया था कि अगर वो ट्यूशन पढ़ाने की बात करेगी तो मैं एडवांस में उससे पैसे ले लूंगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया था। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया और कहा, मैडम जी ये सब मैं नहीं कर सकता। मेरी बीवी एक बीमार औरत है, मैं उससे धोखा नहीं दे सकता और फिर ये सब कुछ गलत है, गुनाह है। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ था। मेरी बात सुनकर मैडम हंसी और कहने लगी, उसे धोखा नहीं दे सकते तो क्या उसे मरते हुए देख सकते हो? तुम्हें उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? मैडम ने अपना पर्स खोला और कई हजार के नोट निकालकर मेज पर रख दिए। देखो इन पैसों से उसकी दवाइयाँ आ सकती हैं, बदले में 2 घंटे मेरे साथ गुजार कर चले जाओ। ना बताना अपनी बीवी को, बस यही कहना कि तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाने आते हो। ये कहकर वो जोर से हंसी थी और मैं उससे नजरें चुरा गया था। मेरी हल्की सी नजर उन पैसों पर थी जो मेज पर रखे थे। उन पैसों से मेरी बीवी की 2 हफ्ते की दवा बआसानी आ सकती थी, लेकिन इन पैसों की इवज जो काम मुझे करना था वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं इज्जतदार और शरीफ मर्द था। मैंने कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। मैंने अस्मा से मोहब्बत की थी
और शादी करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। तो फिर मैं ये तस्वर भी कैसे कर सकता था कि मैं किसी और औरत के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करता, और मेरे चेहरे के तासुरात उस औरत ने पढ़ लिए थे। धीमे से कहने लगी, तुम्हें नाजायज ताल्लुकात से डर लगता है? मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया और वो कहने लगी, तो फिर जायज कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो कहने लगी, मेरा शोहर तो वैसे ही मर्द नहीं है और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए तो उसने मुझे यहाँ रखा है। इससे कहूंगी वो मुझे तलाक भी दे देगा। हमारे दरमियान तो वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे निकाह कर लेती हूँ, फिर तो तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अलबत्ता इस निकाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सिर्फ तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं ये निकाह करूंगी। कानूनी तौर पर मैं अपने शोहर की ही बीवी रहूंगी, क्योंकि मैं इस तरह उस दौलत से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। उसकी वजह से मेरे घर वालों की जिंदगी संवर गई है और मुझे भी गरीबी से छुटकारा हासिल हो चुका है। उसकी दौलत से मैं तुम्हारी मुश्किलात भी हल कर दूंगी। तुम्हारी बीवी बनकर तो मैं औलाद भी हासिल कर सकूंगी और उस औलाद को मैं अपने पहले शोहर का नाम ही दूंगी। इस तरह मेरी जिंदगी और भी पुरसकून हो जाएगी। वो औरत बड़े मुतमईन अंदाज से कह रही थी। मैं उसकी बातों पर हैरान था। फिर वो कहने लगी, सोच लो, ये पैसा तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। उसने नोटों की गड्डियां उठाकर मेरे सामने लहराई और मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैडम मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। तुम्हारी आंखों में अपनी बीवी के लिए जो मोहब्बत है वो मुझे साफ नजर आ रही है। अगर उसका इलाज करवाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मैंने नजरें उठाई तो उसने वो पैसे मेरे तरफ बढ़ा दिए। कहने लगी, बीवी की दवाइयां ले लेना और कल दोपहर 2 बजे चले आना। मैं अपने शोहर से उसी वक्त तलाक ले लूंगी और फिर उसकी मौजूदगी में मैं तुमसे निकाह भी कर लूंगी। उसके बाद कुछ घंटे मेरे साथ गुजार लेना। यहाँ वहाँ ट्यूशन पढ़ाकर जो अपना वक्त खराब करते हो वो सब छोड़ देना। ये कहकर उसने नोट मुझे पकड़ाए और मैं खामोशी से लेकर बाहर की जानिब निकल गया। मैं उस औरत की बात पर हैरान था। इद्दत पूरी किए बगैर निकाह करना चाहती थी, वो भी बस मेरी तसल्ली के लिए। या अल्लाह, ऐसे लोगों का क्या इंजाम होगा। मेरा जहन सोचों में था। उसी वक्त उस औरत के एक मुलाजिम ने मुझे आवाज देकर दरवाजे के करीब रोका और मेरे पास चला आया। कहने लगा, मैंने आपकी और मैडम जी की सारी बातें सुन ली है और मैं जानता हूँ कि आप किस कदर परेशान हैं। काफी अरसे से आपको बराबर वालों के बंगले में आते जाते भी देख रहा हूँ। मेरा मशवरा माने तो मैडम जी की बात को कबूल कर लें। साहब जी वाकई उनके काबिल नहीं है। मैडम जी बहुत अच्छी औरत है, लेकिन साहब जी की वजह से परेशान रहती हैं। इनकी कमी दूर हो जाएगी और आपकी बीवी का इलाज भी हो जाएगा और फिर निकाह के बाद तो कुछ गुनाह भी नहीं रहेगा। वो बहुत मुखलिसाना अंदाज में मुझे मशवरा देकर वापस चला गया था। मैं वापसी के लिए निकल पड़ा था। बाइक चलाते हुए इन्हीं सोचों में गुम था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करूं, बीवी की जिंदगी व अजीज जानूं या फिर इससे वफादारी को। इन्हीं सोचों में जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी की चीखों से सारा घर गूंज रहा था। मेरी माँ सर पकड़ कर बैठी हुई थी और कह रही थी इसे किसी पागल खाने में भर्ती करवा दे या फिर जहर का टीका लगा दे। कम से कम इसकी चीखों से मेरी जान तो छूट जाए। मैंने फौरन अपनी बीवी को रिक्शे में बिठाया और अस्पताल लेकर दौड़ा। डॉक्टर कहने लगे, अभी ऑपरेशन होना जरूरी हो गया है, आपको जल्द से जल्द कुछ इंतजाम करना होगा। मैंने उसी वक्त बीवी को एडमिट करवाया और डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करें। मैं कल ही अपनी बीवी को ऑपरेशन करवाने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरी बीवी को एडमिट किया और आगे के मामला देखने लगे, जबकि मेरी बीवी अस्मा परेशानी के आलम में कहने लगी कि नासरी इतने पैसे अरेंज होंगे कैसे। बेहतर यह है कि तुम मुझे जहर का टीका ही लगवा दो। उसकी आंखों में आंसू देकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने पल भर में फैसला किया था कि मैं अपनी बीवी से वफादारी नहीं निभाऊंगा, बल्कि उसकी जिंदगी की खातिर मैं अपने आप को गिरवी रख दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, मुझे कहीं किसी बड़ी जगह पर काम मिल गया है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जाग उठे थे। मैंने पूरी रात उसके साथ जागते हुए गुजारी और अगली दोपहर में सीधा उसी बंगले पर पहुंच गया। मैंने उस औरत से उसी वक्त पैसों को कहा। उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए। 2 घंटे मैंने उसके साथ गुजारे। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे इज्जतनाक लम्हे थे। मेरे जहन में मेरी बीवी की तकलीफ से तड़पती हुई बीवी का अक्स था और मेरा वजूद उस औरत के पास जिसे वो बुरी तरह से नोच रही थी।
मैंने जैसे तैसे उसका हक अदा किया था और पैसे लेकर अस्पताल दौड़ा था। वो रात मेरी बीवी का तवील ऑपरेशन हुआ था। 2 दिन तक वो पूरी तरह अपने होशों से गाफिल रही थी और जब मुझसे होश आया तो मुझे खुशखबरी मिली थी कि वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वह अस्पताल में ही एडमिट थी और मैं बार बार अस्पताल छोड़कर उस अमीर औरत के पास जाकर उसका दिल बहलाने का काम भी कर रहा था। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरी बीवी डिस्चार्ज हो गई। उसके ठीक होने की वजह से मेरी माँ भी खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बीवी को यही बताया था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन वक्त का कोई तायुन नहीं। मेरी बीवी को इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो जानती थी कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए किया है। मैं आज भी समीर औरत के बंगले पर जाता हूँ और वहां जाकर उसका दिल बहलाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला है कि यहाँ ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने शौहर से खुश नहीं हैं और उन्होंने मेरी तरह ही जवान मर्दों को तनख्वाह के एवज इसी नौकरी पर रखा हुआ है। ये बात शायद सुनने में बहुत मायूब है, लेकिन यही आज की दुनिया का सच है। मैं भी ये नौकरी बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। अलबत्ता मेरा दिल इस बात पर मुतमईन है कि मैंने उस औरत से निकाह किया था और मेरा और उसका रिश्ता हलाल है। क्या आपको भी इस बारे में कुछ इल्म है? क्या बाबरा टाउन इस जैसी बड़ी बड़ी आलीशान बंगलों के अंदर किस तरह की जिंदगी गुजारी जाती है? वहाँ रहने वाली औरतें और मर्द किन गंदे कामों और गुनाह मुब्तला हैं? क्या आपने कभी इस बारे में कुछ सुना है?